गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम +2 हिस्ट्री का जो लेसन नंबर 11 है, विद्रोही और राज, यानी 1857 का जो आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, झांसी की रानी वाली, उस क्रांति के बारे में इसमें डिटेल से दिया जाएगा क्या क्या था इसमें। सबसे पहले बात करते हैं कि 10 मई 1857 को दोपहर के बाद मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। कब की बात है? 10 मई 1857 को मेरठ जिले में जो छावनी है सिपाहियों की, उस छावनी में के सिपाहियों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों में बनी पैदल सेना से की गई थी। यानी जो शुरुआत है वहाँ पे किसने करी थी? जो सैनिकों की पैदल सेना होती है उसने इसकी शुरुआत की थी। वो जल्द ही यह घुड़सवार फौज और फिर शहर में फैल गई थी। फिर इसमें घुड़सवार जो सैनिक थे वो भी शामिल हो गए और शहर के लोग भी शामिल हो गए। उसके बाद आसपास के लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। सिपाहियों ने शस्त्रागार पे कब्जा कर लिया। सिपाहियों ने क्या किया? जो शस्त्रागार थे सरकार के, उनको अपने कब्जे में ले लिया। जहाँ से हथियार गोला बारूद रखे हुए थे उनको वहाँ से यानी छीन लिया। इसके बाद उन्होंने गोरों को निशाना बनाया। गोरों मीन्स अंग्रेज़ों को निशाना बनाया है। उनके बंगलों पे साजो सामान को तहस नहस कर दिया है। जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ अधिकारी का किसी का बंगला है, मकान है, उसको तोड़ा गया है और उनको जलाया गया है, फूका गया है। और रिकॉर्ड दफ्तरों में जो रिकॉर्ड होते हैं, या जेल में, अदालतों में, डाकखानों में, सरकारी खजानों में, जहाँ जहाँ सरकारी इमारतें होती हैं, सभी जगह पे भारी मात्रा में तबाही की गई है। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाले टेलीग्राफ लाइन काट दी गई है। मेरठ छावनी से जो एक टेलीग्राफ लाइन थी जो दिल्ली को जोड़ती थी, ताकि वहाँ से कोई सूचना दिल्ली ना पहुँच सके, इसलिए उस लाइन को भी काट दिया था। अंधेरा पसरते ही, अंधेरा मीन्स जब शाम होने लगी थी, तो सिपाहियों का एक जत्था क्या था, घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ गया था। और जहाँ पर 11 मई की तड़के मीन्स सुबह सुबह लाल किले के फाटक पर पहुँचा था। यानी उन्हीं सिपाहियों में से जो घुड़सवार सैनिक थे उनका एक जत्था, एक टुकड़ी कहाँ पे गई है? दिल्ली की तरफ गई है। और वो सुबह सुबह 11 मई की सुबह ही लाल किले पर पहुँचे हैं, फाटक के पास। उस समय रमज़ान का महीना था। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर सहरी, रोज़े के दिनों में सूरज उगने से पहले का जो भोजन होता है, खाकर उठे थे। रमज़ान का महीना है उस समय। अरे जो बादशाह थे वो बादशाह तभी उठे थे, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। उन्हें फाटक पे हल्ला सुनाई दिया, उसको एक शोर सुनाई दिया है फाटक पे। बाहर खड़े सिपाहियों ने उनको जानकारी दी है कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं। उन सैनिकों ने उनको क्या बताया है कि वो जो बाहर व्यक्ति हैं जो हल्ला कर रहे हैं, उन्होंने उनको बताया है कि जो मेरठ में जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे वो सभी को मार के आए हैं, क्योंकि वे गाय और सूअर की चर्बी लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे उन लोगों को। इससे हिंदू और मुसलमानों में सबका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था। शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपीय लोग मारे गए थे। दिल्ली के अमीर लोगों पे हमले हुए थे, लूटपाट हुई थी। दिल्ली अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना ही बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बहादुर शाह उनका आशीर्वाद दे। सिपाहियों से गिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, और इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली थी। अब उन्हें मुग़ल बादशाह के नाम से चलाया जा सकता था। यानी इस विद्रोह की बात करते हैं। जो विद्रोह शुरू में एक सैनिक विद्रोह था और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, पैदल सैनिकों की टुकड़ी से शुरू हुआ है। उसके बाद घुड़सवार उसमें शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे सभी अंग्रेज़ अधिकारियों को मारा है। उनके जो बंगले थे, जो महल थे, जो सरकारी इमारतें थी, सभी में लूटपाट की है। उनके रिकॉर्ड को वहाँ पे जलाया है, फूका है। उसके बाद उन्हीं घुड़सवारों में से एक कहाँ पे आए हैं? दिल्ली आए हैं। दिल्ली में सुबह सुबह 11 मई को पहुँचे हैं और वहाँ बहादुर शाह जफ़र के जो लाल किला है ना, उसके मुख्य गेट पे खड़े हैं। वहाँ पे शोर हो रहा है। एक टुकड़ी और आ गई थी फिर, और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र से रिक्वेस्ट की है अपना नेता बनने के लिए। बहादुर शाह जफ़र के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि सैनिक बिना शिष्टाचार का पालन करे ही डायरेक्ट ही कहाँ पे आ गए थे? राज दरबार में पहुँच गए थे। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही फिर। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, बहादुर शाह ने विद्रोहियों को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेज़ी से बदलने लगे थे। गंगा घाटी की छावनियों में और दिल्ली के पश्चिमी कुछ छावनियों में विद्रोह का स्वर तेज़ हो गया था। विद्रोह का दर्रा कैसे?
यदि इन विद्रोहों की तारीखों के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर पर पहुंचती है वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाने लग गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा ही था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ? फिर सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की थी। कई जगह पे शाम के समय गोला दागा गया था, कहीं बिगुल बजाया गया है, यानी एक संकेत उन्होंने रखा था। और सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पे कब्जा किया था, फिर सरकारी खजाने को लूटा है, उसके बाद जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राम दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, तमाम जितने भी सरकारी इमारतें होती हैं सब पे हमला किया है और जो रिकॉर्ड होता है उसको जला दिया गया है। और अंग्रेज़ों से संबंधित, गोरों से संबंधित जो भी चीज़ होती है उसको नष्ट कर दिया गया। हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों ने एकजुट होकर फिरंगी मीन्स अंग्रेज़ों के खिलाफ इस लड़ाई में साथ दिया है। और हिंदू, उर्दू, फारसी में अपीलें जारी की गई हैं। अपीलें मीन्स तीनों भाषाओं में लोगों से अपील की गई है अंग्रेज़ों के खिलाफ उन सैनिकों का साथ देने के लिए। विद्रोहियों में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया था। लखनऊ में, कानपुर में, बरेली जैसे बड़े बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे थे। अभी तक ये विद्रोही क्या थे? केवल अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे, परंतु जैसे जैसे ये बड़े बड़े शहरों में फैला ये आंदोलन, लखनऊ में, कानपुर में, बरेली में, तो वहाँ के जो अमीर व्यक्ति हैं, जो साहूकार हैं, जो कहीं ना कहीं जिनको लोग अंग्रेज़ों को पिट्ठू मानते थे, वो भी अब इन सिपाहियों के या इन विद्रोहियों के शिकार बने हैं। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेज़ों का पिट्ठू भी मानते थे। ज़्यादातर अमीरों के घर बार लूटकर तबाह कर दिए गए थे। सिपाहियों की कतारों में इन छुटपुट विद्रोहों को जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया था। शासन की सत्ता और सौंपने के सरेआम अवहेलना होने लगी थी। ये देखो विद्रोह की तस्वीरें यहाँ पे दिखा रखी हैं कि लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ वहाँ पे खड़े थे। मई जून के महीनों में अंग्रेज़ों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई को कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज़ अपनी ज़िंदगी का घर बचाने में बस लगे हुए थे। यानी मई का महीना, मई में स्टार्ट हुआ था और जून का महीना अंग्रेज़ों को विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया है। और जो अंग्रेज़ हैं वो अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं, उनसे बच रहे हैं। और जो अंग्रेज़ों के अफसर हैं, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर रहा था। यानी कहीं जहाँ जहाँ भी उनका शासन था सभी इन लोगों ने क्या किया था? तहस नहस कर दिया था। अब बात करते हैं संचार के माध्यम, संचार, कम्युनिकेशन। इन लोगों ने सूचनाएं दूसरे स्थानों पे कैसे पहुंचाई है, कैसे कम्युनिकेट करते थे ये अपनी बात को। अलग अलग स्थानों पर विद्रोहों के दर्रों में समानता की वजह आंशिक रूप से उनकी योजना और समन्वय की निहित थी, इसमें कोई शक नहीं है। विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध रेगुलेशन कैवलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा था कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है। और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। सिपाही या उसके संदेश वहाँ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लबो लुआव के ये लोग बस बगावत के मसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात करते थे। विद्रोहियों की बनावट और साक्ष्य के आधार पर ऐसा लगता है कि सिद्धांत की एक योजना और समन्वय था। उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े हुए थे। ये योजनाएं कैसे बनी थी? योजना बनाने वाले कौन थे? मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना बहुत कठिन है। फिर भी एक घटना इसके बारे में कुछ सुराग जरूरी देता है कि विद्रोही इतने सुनिश्चित कैसे थे, कैसे एक योजना के तहत वो काम कर रहे थे। विद्रोहों के दौरान अवध की जो मिलिट्री पुलिस के कैप्टन है हिरेसे की सुरक्षा का जिम्मा भी भारतीयों को सौंपा गया था। यानी अंग्रेज़ों के एक अधिकारी हैं जिसका नाम है यहाँ पे कैप्टन हेरेसे, उसकी जो सुरक्षा का जिम्मा एक भारतीय सिपाही को सौंपा गया था। और इन्फेंट्री की दलील थी क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं। इन्फेंट्री क्या दलील दे रही थी उनको कि हमने सभी भी अंग्रेज़ अधिकारियों को मार दिया है, अतः अवध मिलिट्री का फ़र्ज बनता है कि वे हेरेसे को मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी थी। अब यह तय किया गया था कि इस मामले का हल करने के लिए एक रेजिमेंट की देसी अफसरों के एक पंचायत बुलाई जाए, क्योंकि जब एक अंग्रेज अधिकारी की जिम्मेवारी भारतीय सैनिकों के पास है तो दूसरी जो यहाँ पे बगावत करने वाली टुकड़ी थी सैनिकों की, उन टुकड़ी ने उनसे क्या कहा, या तो आप इसको मार दो या फिर हमें सौंप दो।
पर उन्होंने दोनों से मना कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ है, उनकी पंचायत हुई जिसमें वो अफसर भी वहाँ पे आए थे। और इस विद्रोह की शुरुआत इतिहासकारों में एक चार्ल्स बॉल, वो क्या लिखता है कि पंचायतें रात को कानपुर के सिपाही लाइनों में जुटती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से ही लोग कुछ न कुछ फैसले लेते थे और सिपाही लाइनों में ही रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी। उनमें बहुत से प्राय एक ही जाति के थे, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठे बैठकर भविष्य के बारे में फैसले लेते हैं। सिपाही अपने विद्रोह के कर्ताधर्ता खुद थे। अब बात करते हैं नेता की और अनुयायियों की। कौन नेता थे, कौन अनुयायी थे। देखो यहाँ पे एक झांसी की रानी का एक चित्र दे रखा है, नीचे एक नाना साहब का पिक्चर दे रखी है। आप इन पिक्चरों को ध्यान से देखना, क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार एक इमेज दे देता है और इमेज के बारे में पूछता है। तो इसलिए इमेज यदि आपको ध्यान रहेगी किससे संबंधित है या किस नाम की वो इमेज है, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। नेता और अनुयायियों की बात करते हैं। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन बहुत जरूरी था। अंग्रेजों के साथ जब हम लड़ाई करते हैं तो हमारा एक नेतृत्व होना चाहिए और एक संगठन होना चाहिए जो इस दिशा में प्रयास करे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली है, ऐसे नेताओं की शरण ली है जो अंग्रेजों से पहले भी नेता की भूमिका निभाते रहे हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि मेरठ के सिपाही कहाँ पे चले गए थे, वो दिल्ली में गए थे और जो उस समय के बूढ़े मुगल बादशाह थे उसके नेतृत्व करने की उन्होंने वहाँ पे दरखास्त की थी, लेकिन इस निवेदन से सहमति हासिल करने के में वक्त लगा था। बहादुर शाह इस खबर से भयभीत और बेचैन थे। बहादुर शाह ने जब कुछ सिपाही शिष्टाचार की अवहेलना करके किले में घुसे थे तो उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था उस समय, इसलिए उन्होंने उनका नेतृत्व करने की जिम्मेवारी ले ली थी। अन्य स्थानों की बात करते हैं तो छोटे पैमाने पर ही सही इस तरह से दृश्य घट रहे थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों के पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। जैसे दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर ने इन विद्रोहियों की बागडोर संभाली थी, वो नेता बने थे। अब बात करते हैं हम कानपुर में। कानपुर में कौन, बाजीराव द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था नाना साहब, उसने बागडोर संभाली थी। झांसी की बात करते हैं। झांसी में रानी आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा था। जनता ने उनसे रिक्वेस्ट करी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब वो उनकी वहाँ पे नेता बनी हैं। कुछ ही और स्थितियाँ हैं ऐसे ही बिहार में, जैसे आरा के शाहजहाँ लोकप्रिय है। जैसे बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार थे कंवर सिंह और अवध के नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा जाने के बाद उसके राज्य पे कब्जा कर लेने के बाद यादें लोगों की जहन में अभी भी ताज़ा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर लोगों के नवाब के युवा बेटे ब्रिटिश कदर को अपना नेता घोषित कर दिया था, क्योंकि लखनऊ के नवाब को हटा दिया गया था अयोग्यता का आरोप लगाकर। तो उसका बेटा था, उन्होंने क्या किया, लखनऊ से वो नेता बने थे उनके। सभी जगह पे नेता और दरबार से जुड़े व्यक्ति रानियां, राजा, नवाब, ताल्लुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के द्वारा भी फैल रहा था। मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थी। मेरठ में क्या खबरें आ रही थी, यानी जो ये बात है ना, एक कैसे कम्युनिकेट हो रही थी एक जगह से दूसरी जगह पे। कई जगह पे ये बात ऐसी बात फैल रही थी कि हाथी पे सवार होकर ना कोई एक फ़कीर देखा गया है जिसे सिपाही बार बार मिलने जाते हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई फ़कीर है जो हाथी पे सवार हो रहा है और सभी जो व्यक्ति हैं उनसे बार बार मिलते हैं, धार्मिक व्यक्ति है। लखनऊ में अवध पे कब्जे के बाद सारे धार्मिक नेता स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज्य को नस्तनबूत करने की अलख जगा रहे थे। यानी लखनऊ के जितने भी धार्मिक संगठन थे वो कहीं ना कहीं क्या थे, अब अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो चुके थे। अन्य स्थानों की बात करते हैं तो किसानों, जमींदारों, आदिवासियों का विद्रोह के लिए उकसाते हुए स्थानीय जो नेता थे वो भी सामने आ रहे थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के गाँव के लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया था। छोटा नागपुर में स्थित सिंहभूमि में एक आदिवासी काश्तकार हैं गोनो ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। ये हेनरी होल्डिंग का चित्र बनाया गया है यहाँ पे। अब इसमें बात करते हैं अफवाहें की और भविष्यवाणियाँ की। ये क्या थी, तरह तरह की जो अफवाहें भी फैल रही थी और कुछ भविष्यवाणियाँ थी जिसके द्वारा लोगों को खड़ा होने के लिए उकसाया था। हमने पीछे देखा है कि मेरठ में दिल्ली से आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को उन कारतूसों के बारे में बताया था कि उस पर गायों और सूअर की चर्बी लगी हुई है। उनका कहना है कि इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति व मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे।
अंग्रेज़ों ने सिपाहियों को लाख बार समझाया था कि ऐसा नहीं है, ये अफवाह है। उत्तर भारत के छावनियों में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और इसी के कारण ये कहीं ना कहीं इस घटना ने भी विद्रोह को एक घी का काम किया है अग्नि को भड़काने में। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा गया। फिर कहाँ से अफवाह फैली है, तो रॉयल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडर कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने कहा था कि ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया था कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया था, जल्द ही तुम्हारी जाति भी भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि अब तुम्हें गाय व सूअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बार कोई अफवाह फैल जाती है तो अंग्रेज अफसरों की तमाम आश्वासनों के बावजूद भी वह ख़त्म नहीं हुई थी और सिपाहियों का जो गुस्सा था वो अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ था। 1857 की शुरुआत की बात करते हैं तो भारत में एक नहीं बहुत सी अफवाहें फैली थी। यह अफवाह भी जोरों में थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रची है। अफवाह फैलाने वालों का ये बात कहना था कि अंग्रेज़ों ने बाज़ार में जो आटा मिलता है ना, उसमें गाय और सूअर की हड्डियों की जो चूरा होता है उसको आटे में मिक्स किया है। शहरों और छावनियों के सिपाहियों के आम लोगों ने आटे को छूने से इनकार कर दिया था। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानी को ईसाई बनाना चाहते हैं। सभी लोग ये सोचते हैं कि ये जो अंग्रेज अधिकारी हैं ये हिंदुस्तानियों को क्या बनाना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेज़ी से फैल रही थी और लोग उनकी बातों पर यकीन कर रहे थे, पर अंग्रेज अधिकारी उनको इस बात से मना कर रहे थे, पर वो कामयाब नहीं हुए। इन्हीं बेचैनियों के बीच लोगों का अगला कदम था कि उठाने के लिए झंझोड़ा था। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान के लिए इस भविष्यवाणी को और बल मिला था कि फ्लासी की जंग के 100 साल के बाद यानी 23 जून 1857 को अंग्रेज राज खत्म हो जाएगा। एक अफवाह ये भी थी कि जिस दिन फ्लासी का युद्ध हुआ था उसके 100 साल के बाद अंग्रेज़ों का जो राज है भारत से वो ख़त्म हो जाएगा। वो 100 साल कहीं ना कहीं पूरे होने वाले थे। भारत सिर्फ अंग्रेज़ों के तक ही सीमित नहीं थी, अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। भारत के विभिन्न भागों में गाँव में चपातियाँ बांटने की रिपोर्ट भी आ रही थी कि गाँव के में क्या था, गाँव में चपातियाँ बट रही थी। चपातियाँ का अर्थ है रोटियाँ। बताते हैं कि रात को कोई एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती देता है तथा 5 और चपातियाँ बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश देता है। एक अफवाह फैल रही थी कि गांव में कोई एक व्यक्ति आता है और गांव का जो चौकीदार होता है उसको वो चपाती देता है, उसको कहता है कि आपने 5 चपातियाँ और बना के अगले 5 गाँव में देनी है और उनको भी यही बोलना है कि वो 5-5 आगे बना के 5-5 गाँव में दें। यह सिलसिला यूं ही चलता जाता है। चपातियाँ बांटने का मतलब व मकसद उस समय स्पष्ट नहीं था, न ही आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि किसी आने वाले उथल पुथल का संकेत लोग उसको मान रहे थे। अब बात करते हैं कि लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। अफवाहें फैल रही हैं तो लोगों का विश्वास क्यों था। इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता है कि वाकई सच हैं या नहीं है। हमें देखना चाहिए कि उन पर यकीन कर रहे जो लोग थे उनकी मानसिकता के बारे में उनसे क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वास के बारे में बताती हैं। अफवाहें तब फैलती हैं जब लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुभूति होती है। अगर 1857 की अफवाहों को 1820 के दशक में अंग्रेजों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में उस समय ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार, पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय स्थापित किए, जिससे पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया गया था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म कर दिया था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान कर दी थी। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता का अवैध घोषित कर दिया था। यदि कोई शासक दुर्बल है तो उसका राज अपने राज में मिला लेंगे। दत्तकता, यदि किसी की कोई औलाद नहीं है तो वो पुत्र गोद लेने की अनुमति उसको नहीं दी गई थी। इसको अवैध कर दिया था। जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने केवल बल्कि अवध को इसलिए क्योंकि अवध का नवाब को उन्होंने क्या कहा था कि ये लाचार है, दुर्बल है,
झांसी सतारा जैसी बहुत सी दूसरी रियासतों को कब्जे में ले लिया था। जैसे जैसे ऐसी कोई शासन व्यवस्था अपने भूमि विवादों को निपटाने के लिए अपनी पद्धति भू राजस्व जैसी व्यवस्था को लागू करती है, तो उत्तर भारत के लोग इन कार्रवाई पे गहरा असर पड़ रहा था। लोगों को लगता है कि अब जिन चीज़ों की कदर करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे वो रजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो, या भूमि स्वामित्व हो, लगान की अदायगी हो, उन सबको ख़त्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है जो हृदयहीन है, पराई है, दमनकारी है। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों को बल मिला था। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों रात फैल रही थी, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर था, एक भय था, जिसकी वजह से अफवाहें, यदि कोई लोग किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है, लोग एकदम से विश्वास कर लेते हैं। सन 1857 में विद्रोह के आधार का विस्तार का पता लगाने के लिए आइए अवध की जरा नज़दीक से अध्ययन करते हैं। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का बड़ा केंद्र क्यों था। आशा है जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप इसको अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा अवध के विद्रोह के बारे में जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं। यदि कोई किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पर्सनली पूछ सकता है।